गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर, जिसमें हम सब पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। थोड़ा सा अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संदर्भ में कुछ विद्वानों का कथन है, कई विचारधाराएं हैं। जैसे प्रोफेसर कीन्स, बारबरा बूटन, काम्टे, इन लोगों का मत है कि अर्थशास्त्र को परिभाषाओं से बंधना नहीं चाहिए। प्रोफेसर कीन्स ने तो ये कहा कि राजनीतिक अर्थशास्त्र ने स्वयं को परिभाषाओं के दलदल में फंसा लिया है। इसी प्रकार से बारबरा बूटन का भी कथन है कि जहां 6 अर्थशास्त्री एकत्र हो जाते हैं वहां 7वां मत भी आ जाता है। तो इस प्रकार से इन अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र को परिभाषाओं से के जाल से या परिभाषाओं से स्वतंत्र होना चाहिए। फिर भी अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो विषय हम पढ़ रहे हैं उस विषय की परिभाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो अर्थशास्त्र की सबसे पहली परिभाषा वो निकल करके आती है कि जब राजनैतिक अर्थशास्त्र एक विषय था, उस विषय से अर्थशास्त्र का जन्म होता है। तो प्रतिष्ठित विचारधारा जो जिसमें अर्थशास्त्र को धन की परिभाषा से जोड़ा गया है, तो पहली जो अर्थशास्त्र की परिभाषा का वर्गीकरण किया गया, तो पहला जो आता है उसमें प्रतिष्ठित विचारधारा या धन संबंधी परिभाषा है। तो अर्थशास्त्र की पहली जो आती है विचारधारा वो धन संबंधी परिभाषाएं आती हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जब एडम स्मिथ की पुस्तक आई वेल्थ ऑफ नेशन के आने के बाद अर्थशास्त्र का स्वतंत्र चिंतन विमर्श प्रारंभ हुआ। इसके पहले अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में, राजनीति शास्त्र के एक अंग के रूप में था, किंतु एडम स्मिथ की पुस्तक ने अर्थशास्त्र को अलग से राजनीतिक अर्थशास्त्र से निकाल करके एक विषय के रूप में लाके खड़ा कर दिया, और इस कारण से ही एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की धन संबंधी जो परिभाषाएं हैं, तो उसमें प्रतिष्ठित विचारधारा अरस्तु का भी ये मानना था कि अर्थशास्त्र जो है किस प्रकार से धन पैदा प्राप्त किया जाए, उस धन का किस प्रकार से रक्षण किया जाए और उस धन का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाए। कुल ये अरस्तु का ये विचार था कि अर्थशास्त्र जो है धन से ही संबंधित है। इसी परिभाषा को जब इसी विचारधारा के आगे बढ़े तो एडम स्मिथ ने भी अपनी परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप व कारणों की खोज से संबंधित है। अर्थशास्त्र का संबंध देश के धन किस प्रकार से राज्य धन को अर्जित करें और किस प्रकार से उस धन का रक्षण करें। अर्थशास्त्र की प्रारंभिक परिभाषा यहीं से आती है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। प्रोफेसर वाकर ने भी अपनी परिभाषा दी, तो उसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। प्रोफेसर वाकर की भी परिभाषा अर्थशास्त्र के केंद्र में धन को रखती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर जेबी से की परिभाषा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। धन की विवेचना से तात्पर्य सिर्फ वही है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति धन को अर्जित करता है, उसका किस प्रकार से रक्षण करता है और उसका किस प्रकार से उपयोग करता है। इसी प्रकार से
जीएस मिल की भी परिभाषा है कि अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन। कौन सा धन? जिसका संबंध मनुष्य से है उसका विज्ञान है। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। और जीएस मिल की परिभाषा भी अर्थशास्त्र में धन को केंद्र में रखती है। इस प्रकार से जो चार विद्वान हैं इनकी परिभाषाओं से जो निकल करके आता है कि अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है? धन है। दूसरा क्या बिंदु निकल करके आता है कि मानवीय सुख का आधार, मनुष्य का जो सुख का आधार है वो धन है। तीसरा है कि मानव निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर के आर्थिक क्रियाएं करता है। तो तीसरी विशेषता धन संबंधी परिभाषाओं की है कि जो मनुष्य है वो निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर के आर्थिक क्रियाएं करता है। जो व्यक्तिगत लाभ है ये प्रेरणा देती है धन को अर्जित करने की, उसके रक्षण करने की और उसके प्रयोग करने की। इसी प्रकार से चौथा बिंदु जो निकल करके आता है कि धन की तुलना में मानव का स्थान जो है वो गौण है। मनुष्य और धन की जब तुलना करेंगे तो धन मनुष्य के ऊपर है और मानव का जो स्थान है वो नीचे है। तो चारों अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं के आधार पे जो धन की परिभाषा निकल करके आती है, अर्थशास्त्र की जो परिभाषा धन संबंधी परिभाषा निकल करके आती है, तो उसकी विशेषताएं ये है कि अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु जो है वो धन है और मानव उसका स्थान दूसरा है। धन का प्रथम है, मानव द्वितीय है और मानवीय सुख का जो आधार है वो धन ही है। तो धन संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र की इस प्रकार से है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचनाएं भी की गई। कार्लाइल, रस्किन, विलियम मॉरिस और स्वप्नवादी समाजवादी विद्वान सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियो, इन लोगों ने भी अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना की। इसको रोटी का विज्ञान कहा, कुबेर का शास्त्र कहा, घृणित विज्ञान कहा। इस प्रकार से उसकी बहुत आलोचनाएं हुई। जो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं दी गई उसकी विद्वानों ने बहुत आलोचना की। कार्ल मार्क्स ने आलोचना की, रोशे ने इसकी आलोचना की और उन सभी विद्वानों ने कहा कि धन संबंधी परिभाषा ने अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान बना दिया है, स्वार्थ का विज्ञान बना दिया है। इसने आर्थिक मानव की कल्पना कर ली। तो जो धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचनाएं हैं वो इन बिंदुओं में देखें उसको। पहला बिंदु है कि मानव की तुलना में धन को अधिक महत्व दिया गया। हम परिभाषा में जाएं तो वहां जेएस मिल की परिभाषा भी थी कि मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान अर्थशास्त्र क्या है? मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। वाकर की, जेबी से, एडम स्मिथ, इन सभी की परिभाषाओं से ये निकल के रखे आता है कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और विशेषता में भी हमने देखा था कि ये कहा गया था कि अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु धन है और दूसरी विशेषता ये भी बताई गई कि धन का स्थान प्रथम है, मनुष्य का स्थान गौण है। तो पहली आलोचना भी यही की गई कि इसमें मानव की तुलना में धन को अधिक महत्व दिया गया है, धन को लक्ष्य बना दिया गया है, मानव को साधन बना दिया गया है।
दूसरा क्या है कि धन की संकुचित परिभाषा दी गई है। धन संबंधी परिभाषा में विद्वानों ने धन की परिभाषा को संकुचित रूप में दिया है। केवल वही जो धन और संपत्ति जो है, सोना चांदी, इसको ही धन माना गया है। आर्थिक मानों की कल्पना की गई। एक बिंदु इस आधार पे भी धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना की जाती है कि इन लोगों ने आर्थिक मानों की कल्पना कर ली। वो मानो जिसका केवल और केवल उद्देश्य धन कमाना है। वास्तव में सामान्य जीवन में सभी मनुष्य, आर्थिक मानव एक कोरी कल्पना है। सभी मनुष्यों का लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं होता है। एन केन प्रकार धन कमाना, ये सभी मनुष्य का लक्ष्य नहीं होता है। चौथा बिंदु है कि अर्थशास्त्र का सीमित क्षेत्र, अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है, इसको भी धन संबंधी परिभाषाओं के द्वारा सीमित कर दिया गया। इसमें केवल धन को ही, धन और संपत्ति को ही धन माना गया। इस कारण से अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया है। तो पहला हमने देखा अर्थशास्त्र की परिभाषा में प्रतिष्ठित विचारधारा जिसका मूल धन है, इस कारण से इसको धन संबंधी परिभाषा का नाम भी दिया गया। तो इसमें हमने देखा एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, डब्ल्यू.एस. बाकर, जे.बी.से की परिभाषाएं, परिभाषा की विशेषता और उसकी आलोचना। धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना के बाद नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। अन्य नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों जैसे पीगू, केनन, पेंसन, इन्होंने भी अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, और वो परिभाषा है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। यह इस बात की विवेचना करता है कि वह किस प्रकार धनोपार्जन करता है और किस प्रकार उसका उपयोग करता है। इस प्रकार एक ओर यह धन का अध्ययन करता है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। अर्थशास्त्र मानव की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनका संबंध धनोपार्जन से है, धन के रक्षण से है, धन के प्रयोग से है। ये तो करना ही है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र उन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है जिनका संबंध धनोपार्जन से है। किंतु मार्शल ने कहा कि यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। प्राथमिकता उन्होंने मानव कल्याण को दिया। मार्शल की परिभाषा इसी कारण से मानव कल्याणकारी परिभाषा, मानव कल्याण संबंधी परिभाषा कही जाती है। एक और परिभाषा प्रोफेसर मार्शल ने दी, कहा कि अर्थशास्त्र मानव के सामान्य जीवन व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रिया के उस भाग का अध्ययन करता है जो सुख के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा प्रयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अर्थशास्त्र क्या है कि अर्थशास्त्र भौतिक साधनों की प्राप्ति का अध्ययन तो करता है, किंतु मानव कल्याण का सबसे पहले अध्ययन करता है। तो मार्शल की परिभाषा में मनुष्य का स्थान, मानव कल्याण का स्थान प्रथम है और धन का स्थान गौण है। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को अर्थशास्त्र की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है और बहुत ही सम्मान इस परिभाषा को दिया जाता है, क्योंकि मार्शल ने धन के स्थान पे मानव कल्याण को प्राथमिकता दी, जो वास्तव में
अर्थशास्त्र का उद्देश्य भी है। पीगू की परिभाषा है, पीगू ने भी आर्थिक कल्याण से संबंधित परिभाषा दी कि हमारी जांच का क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित है जिसे मुद्रा के मापदंड के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किया जा सकता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर पेंसन ने भी परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। पेंसन की परिभाषा को भी देखें तो पेंसन ने भी धन के स्थान पे मानव कल्याण या भौतिक कल्याण को प्राथमिकता दी है। केनन की परिभाषा भी आती है हमारे सामने। केनन ने कहा कि राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उस सामान्य कारकों की व्याख्या करना है जिस पर मानव का भौतिक कल्याण निर्भर है। अर्थशास्त्र उन कारकों की व्याख्या करता है जिनका संबंध मानव के भौतिक कल्याण से है। ये प्रोफेसर केनन की परिभाषा है। पीगू, केनन और पेंसन ने भी अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी है। हम सब ने देखा कि मार्शल की परिभाषा, मार्शल ने मानव कल्याण संबंधी परिभाषा दी। इसकी परिभाषा की विशेषताएं, मार्शल ने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी वो बहुत अधिक स्पष्ट व सरल है। दूसरी मार्शल की परिभाषा की विशेषता है कि मानव कल्याण को प्रमुख स्थान दिया गया। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इनकी चौथी विशेषता है कि मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करती है। पांचवा इसकी कि ये भौतिक कल्याण का अध्ययन है। मार्शल की परिभाषा भौतिक कल्याण को महत्व देती है। और छठा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। यद्यपि ये अर्थशास्त्र में मार्शल की परिभाषा का बड़ा सम्मान है, किंतु फिर भी अर्थशास्त्र की यह परिभाषा, मार्शल की परिभाषा आलोचनाओं से परे नहीं रही। विद्वानों ने मार्शल की परिभाषा की भी आलोचना की। प्रोफेसर लियान्स रॉबिन्स ने मार्शल की परिभाषा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहली आलोचना की कि साधारण व्यवसाय, मार्शल ने साधारण व्यवसाय शब्द का प्रयोग किया अपनी परिभाषा में। तो साधारण व्यवसाय क्या है ये स्पष्ट नहीं है। तो पहली आलोचना प्रोफेसर मार्शल के परिभाषा की जाती है कि साधारण व्यवसाय शब्द जो इस प्रयोग किया प्रोफेसर मार्शल ने वो स्पष्ट नहीं है। दूसरी आलोचना की जाती है कि कल्याण से संबंध अनुचित है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण, चूंकि एक बड़ी दीर्घ या अस्पष्ट भाषा है। अब जो शब्द है जरा विस्तृत शब्द है। तो अर्थशास्त्र का कल्याण से संबंध नहीं है। मानव विज्ञान भी है। तीसरा बिंदु आलोचना का ये कहा जाता है कि अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं बल्कि मानव विज्ञान भी है। और चौथी आलोचना की जाती है कि मार्शल की परिभाषा वर्ग कारणी है, अर्थात यह आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं इस प्रकार से वर्गीकृत करती है जो उचित नहीं है। और पांचवा है कि प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण निर्धारित किया है, जबकि आलोचक जो कहते हैं कि ये मार्शल की परिभाषा गलत है। मार्शल की परिभाषा ने अर्थशास्त्र को उद्देश्यों से जोड़ दिया है, जबकि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के
से तटस्थ है। अर्थशास्त्र का संबंध उद्देश्यों पे निर्भर नहीं है। तो प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा भी आलोचना से परे नहीं रही, इसकी भी आलोचना की गई। हमने देखा कि सर्वश्रेष्ठ परिभाषा होने के बावजूद भी मार्शल की परिभाषा की आलोचना की गई। मार्शल की परिभाषा की आलोचना के आधार कि मार्शल ने मानव कल्याण को प्राथमिकता देने के साथ साथ मानव कल्याण का उद्देश्य दिया। और मार्शल की परिभाषा की आलोचना उनके शिष्य प्रोफेसर लियोन रॉबिन्स ने दी। कहा कि अर्थशास्त्र जो है उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। उनकी परिभाषा है रॉबिन्स की कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों और सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? साध्य और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के मध्य जो समस्या उत्पन्न होती है उसका अध्ययन करते हैं। अब ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं? रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा के ये निम्नलिखित आधार दिए हैं। असीमित आवश्यकताएं अनंत है। आवश्यकताओं की विशेषता ये है कि आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है। दूसरा है कि सीमित साधन। अब दूसरी समस्या क्या है कि साधन सीमित है। यदि आवश्यकताओं के संख्या के आधार के बराबर ही यदि साधन हो तो समस्या ना हो, किंतु आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है। मगर इन साधनों की विशेषता क्या है? इन साधनों की विशेषता यह है कि वैकल्पिक उपयोग होता है। इन साधनों के कई प्रयोग होते हैं, तो इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। और चौथी है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। आवश्यकताएं अनंत हैं, किंतु आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। किसी चीज की आवश्यकता तत्काल होती है, किसी चीज की आवश्यकता को टाला जा सकता है। ये तीव्रता में अंतर जो होता है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो रॉबिन्स ने अपनी जो परिभाषा दी उसमें 4 आधार दिए। रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताएं क्या है कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है। दूसरा, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तीसरा, यह भौतिकतावाद से मुक्त है। और चौथी इसकी विशेषता है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत कर दिया। इसमें आवश्यकताओं का भी और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों का भी अध्ययन करता है। तो ये रॉबिन्स की परिभाषा की है। और किंतु रॉबिन्स की परिभाषा की भी आलोचना की गई। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बड़ा विस्तार दे दिया। आलोचना का प्रमुख बिंदु रहा साध्य और साधन के मध्य अंतर अस्पष्ट है। रॉबिन्स साध्य और साधनों के अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाए, इस कारण से भी इसकी आलोचना की जाती है। अर्थशास्त्र विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है। चूंकि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान माना है, जबकि मार्शल ने अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी माना है। और चौथी आलोचना का बिंदु है कि सामाजिक पक्ष की उपेक्षा की गई है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने मानव के सामाजिक पक्ष की उपेक्षा की है। और 5वां बिंदु है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है। और 6ठा है कि मानव व्यवहार सदैव विवेकपूर्ण नहीं होता है। रॉबिन्स ने माना कि मानव का जो व्यवहार होता है वो सदैव विवेकपूर्ण होता है, किंतु वास्तविक जगत में मनुष्य कई अविवेकपूर्ण क्रियाएं भी करता है। तो रॉबिन्स की परिभाषा अच्छी होने के बावजूद भी इसकी आलोचना की गई। निम्नलिखित आलोचना के बिंदु हैं। इन बिंदुओं के आधार पर
रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना की गई। हमने देखा कि रॉबिन्स की परिभाषा की भी आलोचना की गई। एक और नई परिभाषा हमारे सामने आती है फिर, प्रोफेसर जेके मेहता की परिभाषा, आवश्यकता विहीनता की परिभाषा। चूंकि प्रोफेसर जेके मेहता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री और भारत के अर्थशास्त्री, तो इनकी परिभाषा में भारतीय दर्शन परिलक्षित होता है। तो इन्होंने परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य प्राप्त करने में एक साधन के रूप में मानवीय अवस्था का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र क्या है कि आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी वो आवश्यकता विहीनता की परिभाषा दी कि हम आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करके बिल्कुल समाप्त करने की ओर चले। चूंकि भारतीय दर्शन ही रहा है कि संतोषम परम सुखम, तो उसी आधार पर इन्होंने अपनी परिभाषा दी और इस परिभाषा की आलोचना की गई। इस परिभाषा को काल्पनिक बताया गया कि यह परिभाषा काल्पनिक है, क्योंकि आवश्यकता विहीनता कभी आ ही नहीं सकती है और अर्थशास्त्र के महत्व को कम करती है ये परिभाषा, क्योंकि जब आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी तो अर्थशास्त्र के अध्ययन की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। सीमित साधनों की वृद्धि की इस परिभाषा में उपेक्षा की गई है। हम जानते हैं कि साधनों में वृद्धि की जा सकती है और ये परिभाषा आत्मघाती परिभाषा है। जब हम आवश्यकता विहीनता की स्थिति या लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो फिर अर्थशास्त्र का अध्ययन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, अर्थशास्त्र समाप्त हो जाएगा। इन 4 बिंदुओं के आधार पर प्रोफेसर जेके मेहता की परिभाषा की आलोचना की गई। फिर इसके बाद इन चारों परिभाषाओं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा जो धन की परिभाषा दी गई है, धन संबंधी अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी गई, प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा, मानव कल्याण संबंधी परिभाषा जो दी गई, प्रोफेसर लियोन रॉबिन्स द्वारा जो परिभाषा दी गई और प्रोफेसर जेके मेहता द्वारा जो आवश्यकता विहीनता की परिभाषा दी गई, इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर एक 5वां जो वर्गीकरण है परिभाषाओं का, तो विकास केंद्रित परिभाषा। प्रोफेसर सैमुअल्सन का मानना है, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक गत्यात्मक विज्ञान है, इसलिए इसकी कोई निश्चित स्थिर परिभाषा नहीं होगी। निरंतर ये अर्थशास्त्र जो है विकास कर रहा है, तो विकास केंद्रित परिभाषा प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है, किस बात का अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति व समाज अनेक प्रयोग में आने वाली सीमित साधनों का प्रयोग एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने तथा उनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों व समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान व भविष्य में बांटने में किस प्रकार करते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र में प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा को भी इसमें शामिल किया, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को भी इसमें शामिल किया। रॉबिन्स की परिभाषा थी कि सीमित साधन है, असीमित आवश्यकताएं हैं, किंतु साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर है। तो इसी आधार पे प्रोफेसर सैमुअल्सन ने परिभाषा दी। आगे उन्होंने लिखा परिभाषा में कि ऐसा वह चाहे वर्तमान मुद्रा के द्वारा करें या उसके बिना, यह साधनों के स्वरूप में सुधार करने की लागतों व उपयोगिताओं का विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र विकसित अवस्था में है,
तो इसकी परिभाषा विकास केंद्रित परिभाषा को भी बड़ा महत्व दिया गया, क्योंकि यह परिभाषा प्रोफेसर मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा को स्वयं में समेटे हुए है। इसलिए इस परिभाषा को भी बहुत अधिक महत्व दिया गया। धन्यवाद।